Guys, today we are going to study about drugs acting on the nervous system. अब ऐसे ड्रग्स जो कि नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेंगे, इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, लेकिन अभी हम लोग एनसेड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब एनसेड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एनाल्जेसिक क्या होती है, तो पहले उसके बारे में देखते हैं। एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक क्या है? ये जो वर्ड है एनाल्जेसिक, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। एन मीन्स विदाउट और एल्जेसिक मीन्स पेन, मतलब हुआ विदाउट पेन। मतलब एनाल्जेसिक्स जो है ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है पेन को रिलीफ करना। एनाल्जेसिक आर द ड्रग्स हैविंग द प्रॉपर्टी टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन। ओके, जिसमें पेन क्या होता है? पेन एक तरह का अनप्लीजेंट फीलिंग है और एक डिस्कम्फर्ट है। ये जो एनाल्जेसिक ड्रग है ये सिम्टमेटिक रिलीफ करती है पेन से। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, मीन्स जो एनाल्जेसिक ड्रग है वो साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइडेड की गई है। एक है नॉन नार्कोटिक्स, दूसरी है नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स, हाँ, तो एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हैं वो दो टाइप के थे, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स को ही हम लोग नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब और जो नार्कोटिक्स थी उसे हम लोग ऑपोइड एनाल्जेसिक के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो नॉन नार्कोटिक्स और एनसेड्स हैं, ये ड्रग्स जो हैं पेरिफेरल लेवल की जो पेन है उसको रिलीफ करने में हेल्प करती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो ये एनसेड्स होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये पेरिफेरल लेवल की जो पेन होगी उसको रिलीफ करेगी। बट जो नार्कोटिक्स हैं वो जो है उसकी जो स्पेसिफिक ऑपोइड रिसेप्टर्स होती है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। तो जो नार्कोटिक्स वाली ड्रग्स होगी, एनाल्जेसिक होगी, वो सीएनएस में जा करके रिसेप्टर से बाइंड करेगी, देन उसके बाद एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगी। मतलब जो नॉन ऑपोइड्स वाली ड्रग्स थी एनसेड, वो सीएनएस तक नहीं जा रही, बट ये जो ऑपोइड वाली ड्रग्स है, एनाल्जेसिक्स ड्रग है, ये सीएनएस में जा करके रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, देन उसके बाद अपना इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है। अब हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड्स के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो एनसेड्स है उसके मेनली तीन प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जो कि पेरिफेरल लेवल पे मोस्टली प्रेजेंट होगी, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या? एनाल्जेसिक मीन्स जो पेन को रिलीव करे, एंटीपायरेटिक्स मीन्स जो फीवर को डाउन करे, और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो इन्फ्लेमेशन को रिलीव करे, ठीक है। एनसेड्स जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, इसकी मेनली तीन प्रॉपर्टी है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। क्लास, अब हम लोग देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे हो रही है, कैसे बन रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जैसे ही मान लो हमें कोई भी इंजरी होती है, कोई भी स्टिमुलस आता है, ठीक है, जैसे कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल या किसी तरह की कोई भी इंजरी होती है, स्टिमुलस कोई भी आया, उसके वजह से हमारी जो सेल में, अब देखो पहला चीज़, हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी है? सेल से। सेल के आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेल में। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना। देखो, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आया तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड के ऊपर फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसी इंजरी हुई ना, तो ये फॉस्फोलाइपेज ए जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होकर जो फॉस्फोलिपिड्स थे वो एराकिडोनिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज ए के प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो एराकिडोनिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये तीन चीज़ में चेंज होती है, एक प्रोस्टासाइक्लिन बनाती है, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज। जो एराकिडोनिक एसिड है वो साइक्लोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में तीन चीज़ बनाती है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन, और साइक्लोऑक्सीजनेज को ही हम लोग कॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हमें इस पूरे चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन पे। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही तो पेन हो रही, ठीक है, इसे ही तो सिंथेसिस करना था, अब ये हो गया।
ठीक है, एक बार और हम लोग देखते हैं। देखो, जैसी कोई स्टिमुलस आई उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड से बनी है। अब वो फॉस्फोलिपिड जो है एराकिडोनिक एसिड में चेंज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए। ठीक है, अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन में चेंज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज को शॉर्ट में हम लोग कॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अभी जो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो फॉर्मेशन हुई उसकी दो मेन एक्शन है। प्रोस्टाग्लैंडिन की टू मेन एक्शन है। ठीक है, पहला है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो मेडिएटर्स है, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, जो कि सेंसरी नर्व एंडिंग को एस्टिमुलेट करेगी और पेन को कॉज करेगी। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक इन्फ्लेमेशन की मेडिएटर्स है जो कि सेंसरी नर्व एंडिंग को एस्टिमुलेट करेगी और पेन कॉज करेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक्शन इसका ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है अदर जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है उनकी मूवमेंट को अलाउ करती है। अब अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन जो है ये साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर जाएगी और वहाँ पर पेन को एग्रीवेट्स करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन की दो मेन एक्शन थी। पहली कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेशन के लिए एक मेडिएटर्स है जो कि सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करेगी और पेन कॉज करेगी। दूसरा क्या है इसका एक्शन कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो और भी जो ब्रेडिकाइनिन्स, हिस्टामिन्स, ये सब जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं इसकी मूवमेंट को अलाउ करेगी एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और वहाँ पे पेन को एग्रीवेट्स करेगी। ठीक है, अब ये जो मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है पेन को रिलीफ अब हमें मान लो ये तो पेन को जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पेन को एग्रीवेट्स कर रही है। ठीक है, अब हमें पेन को रिलीफ करना है, तो पेन को रिलीफ करने में जो मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है तो हमें क्या करना होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बंद करना होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बंद होगी तो पेन रिलीफ हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन अगर बंद हो जाती है तो हमें पेन रिलीफ हो जाएगी। और ये तभी अचीव होगा जब जो डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व थे ना, अभी हमने बताया था साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम, ये सारे एंजाइम जो हेल्प करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने में, इन सारे एंजाइम की जो काम है उसको इनहिबिट करना होगा। वो इनहिबिट हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी तो पेन खत्म। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें कॉक्स आपने बहुत बार सुना। ठीक है, कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये जो कॉक्स एंजाइम है ये मेनली टू टाइप्स होती है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम जो है ये दो टाइप की होती है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, जिसका फुल फॉर्म हुआ साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। ये जो कॉक्स 1 एंजाइम जो होगी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंजाइम, ये मोस्ट ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होती है और अपना काम ये करती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग हाउस कीपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। लेकिन जो कॉक्स 2 एंजाइम है ये तभी एक्टिवेट होगी जब कोई वहाँ पे स्ट्रेस आएगा, किसी भी तरह की ट्रॉमा होगी या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, मतलब कोई स्टिमुलस आएगा तभी कॉक्स 2 एंजाइम एक्टिवेट होगा। बट कॉक्स 1 अपना काम अपने वहाँ पे बॉडी पे करती रहती है। ठीक है, और एक MCQ आ सकता है कि कॉक्स 1 जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है इसे हम लोग हाउस कीपिंग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कॉक्स एंजाइम दो तरह की होती है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ठीक है, कॉक्स 1 को हम लोग हाउस कीपिंग एंजाइम भी बोलते हैं और कॉक्स 2 तभी एक्टिवेट होगा जब कोई वहाँ पे स्टिमुलस आएगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेट्स देखेंगे। इसमें मेनली जो आएगी ये है, फर्स्ट है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेकेंड इज द प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर एंड थर्ड इज द सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, फोर्थ इज द एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, and next is the both COX and LOX inhibitor. Here COX is the cyclooxygenase and LOX is the lipoxygenase. Okay. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के बारे में। इसमें भी कुछ डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कि सैलिसाइलेट्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, फिनामेट, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव एंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर मतलब हमने दो टाइप का कॉक्स पढ़ा, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। नॉन सेलेक्टिव मतलब ये कोई सिलेक्शन नहीं यहाँ पे, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करेगा। ठीक है, जिसमें पहला हमने सैलिसाइलेट्स बोला। सैलिसाइलेट्स का एग्जाम्पल है एस्प्रिन। सेकेंड इज द प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन आएंगे। थर्ड इज द फिनामेट्स जिसमें मेप्नेमिक एसिड आएगी। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स विच इंक्लूड पायरोक्सिकैम
एंड एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स विच इंक्लूड इंडोमेथासिन। ओके, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट मैनेज कर लेना। सेकेंड है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 मतलब देखो, प्रिफरेंस मतलब प्रेफरेंस देना, मतलब यहाँ पे दो हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉक्स 2 को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, मतलब सबसे पहले ये जो है कॉक्स 2 को ही इनहिबिट करेगी। ठीक है, इसमें आते हैं निमेसुलाइड्स एंड डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। देन थर्ड इज द सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, मतलब यहाँ पे कॉक्स 1 इनहिबिट नहीं होगा, सिर्फ कॉक्स 2। ये जो ड्रग्स हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगी, जिसमें आएंगे सेलीकॉक्सिब। ठीक है, नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। मतलब यहाँ पे जो ड्रग्स है पैरासीटामोल, उसमें एनाल्जेसिक एक्शन तो है, एंटीपायरेटिक्स भी है, लेकिन पुअर इन द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एनसेड। मतलब जो एनसेड है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो इसमें है पहला एंटीपायरेटिक इफेक्ट जो फीवर को कम करेगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट जो कि पेन को कम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी, प्लेटलेट्स एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑन जीआई मिकोसा एंड इफेक्ट ऑन किडनी। अब इन सारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इन सबको थोड़े थोड़े से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एंटीपायरेटिक इफेक्ट है। तो हम लोग एंटीपायरेटिक इफेक्ट के बारे में पहले देखते हैं। देखो, जब कोई भी इन्फेक्शन या फिर टिश्यू इंजरी हमारे सेल को होती है तो वो कुछ पायरोजेंस को रिलीज करती है। अब वो पायरोजेंस क्या होती है, जैसे इंटरल्यूकिन्स, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ अल्फा, इंटरफेरोन्स, ये सारे जो है पायरोजेंस है। जब भी कोई इंजरी होगी ना तो हमारे जो ये जो पायरोजेंस है ये रिलीज होगी। ठीक है, और ये जो पायरोजेंस है वो जा करके हमारी जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है हमारे हाइपोथैलेमस में, उसके साथ ये इंटरफेयर करेगी एंड देन हाइपरथर्मिया कॉज करेगी, जिसे हम लोग फीवर बोलते हैं। अब जब हम लोग एनसेड्स लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग एनसेड लेंगे तो वो पायरोजेंस की जो एक्टिविटी है ना, जो एक्शन है, उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड है एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट कैसे होगा? देखो, जब हम लोग एनसेड लेते हैं तो एनसेड जो है वो कुछ जो मेडिएटर्स थे, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स या फिर पेन मेडिएटर्स जो थे, उनको इनहिबिट करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन्स की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा। जब ये सब प्रोड्यूस नहीं होगा तो एनाल्जेसिक इफेक्ट शो होगा और पेन रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में भी वैसे है कि जब हम लोग एनसेड लेते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है एट द साइट ऑफ इंजरी वो नहीं होने देगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेटलेट्स एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट। ठीक है, जब हम लोग एनसेड लेते हैं ना, जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पे जब साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे के होते हुए तीन चीज़ें बन रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो ये क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो अब जब हम लोग एनसेड्स लेते हैं तो वो थ्रोम्बोक्सिन भी तो नहीं बनेगा, और जब थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो वहाँ पे क्लोटिंग होने की जो एक्शन होगी, क्लोटिंग होने की जो पाथवे होगी वो नहीं होगी। जब क्लोटिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब प्लेटलेट्स एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट, मतलब प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट्स नहीं कर पाएगी। जब हम लोग एनसेड लेते हैं तो थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा तो प्लेटलेट्स वहाँ एग्रीगेट्स नहीं करेगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगी और क्लोटिंग कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है इफेक्ट ऑन द जीआई मिकोसा। जीआई मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। तो अब हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है उस पर क्या इफेक्ट करती है? तो जब हम लोग एनसेड नॉन सेलेक्टिव ड्रग लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग नॉन सेलेक्टिव एनसेड लेते हैं तो वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पर काम करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी तो होंगे। ये कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर रही है, कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर रही है। तो कॉक्स 1 मेनली अगर देखा जाए ना तो कॉक्स 1 जो है वो बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस भी करती है, और बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वो मतलब एक
प्रोटेक्शन की तरह काम करती है हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे स्टमक के लिए। जब वो कॉक्स 1 नहीं बनेगी तो बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस नहीं होगी, तो हमारा वहाँ पे इरोजन हो सकती है, गैस जीआई मिकोशा में इरोजन हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्म हो सकता है। लेकिन कॉक्स 2 जो है, कॉक्स 2 सेलेक्टिव ड्रग जो होते हैं ना, जो कॉक्स 2 पे इफेक्ट करते हैं, वो सेफ होता है हमारे जीआई मिकोसा के लिए, क्योंकि वो किसी भी तरह का गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है उसको इनहिबिट नहीं करती है। मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन को जो प्रोटेक्शन करने वाली जैसे कि बाइकार्बोनेट्स वगैरह उसको इनहिबिट नहीं करेगी, ठीक है, बस यही इफेक्ट होगी। देन इफेक्ट ऑन द किडनी, किडनी पे क्या इफेक्ट करेगी, तो अगर हम लोग एनसेड्स को बहुत लंबे समय से लेते हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारी रीनल फंक्शन है वो इम्पेयर हो सकती है, ठीक है। अगर हम लंबे समय तक एनसेड लेते हैं तो हमारी रीनल फंक्शन जो इम्पेयरमेंट हो जाएगी, कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ साइटोप्रोटेक्टिव जो होगी और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट जो होती है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। और रीनल ब्लड फ्लो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब देखा जाए तो एनसेड का अगर लंबे समय तक यूज़ करो ना, तो उसकी वो रीनल फंक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऑफ एनसेड से वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बेनिफिशियल इफेक्ट है, बेनिफिशियल इफेक्ट में आएंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक इफेक्ट और एंटी थ्रोम्बोटिक एंड क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियस इन न्यूबॉर्न, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट में आएंगे जीआई अल्सर हो सकते हैं, अस्थमा प्रेसिपिटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की सेक्रेशन बढ़ रही है। जब एनसेड लेते हैं तो म्यूकस की सेक्रेशन बढ़ती है। अस्थमा में तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्शन हो रखा है, म्यूकस की वजह से और कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में अगर किसी को कोई भी एनसेड से एलर्जी है तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं। रैसेज एंड प्यूराइटिस, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और हाइपरक्लेमिया एंड प्रोटीन्यूरिया के केस में, हाइपरकैलेमिया जब पोटेशियम की लेवल बढ़ जाती है और प्रोटीन्यूरिया जब यूरिन में प्रोटीन पास होता है, ठीक है। प्रोलंग ये डिले ऑफ लेबर में, ब्लीडिंग में, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे चीज़ों में ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। अब यहाँ पे शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। एनसेड्स का इंडिकेशन क्या है, मतलब एनसेड्स हमें कब कब लेना चाहिए, तो देखो पेन में, जब दर्द हो, अर्थराइटिस और ओस्टियोअर्थराइटिस में, फीवर के केस में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांजिएंट इस्मिक अटैक एंड एमआई, मतलब इस्चमिक अटैक और एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केस में भी, ठीक है। एस्प्रिन हम लोग लेते हैं क्योंकि एस्प्रिन जो एक ब्लड थिनर की तरह काम करता है। देन डिसएमनोरिया के केस में, देन इट कैन यूज टू कॉज क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस एंड डिले ऑफ लेबर ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है। ये सारे इंडिकेशन है, मतलब कब कब हमें एनसेड लेनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आई नो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन कमेंट करके आप बताना, ठीक है।